सोचो, अगर आपकी शादी के दिन कोई आपको उठाकर ले जाए और उसके बाद आपका कोई निशान तक ना मिले। ये कोई कहानी नहीं है। इस गांव में ये बार बार हो चुका है, जहां हर दुल्हन की शादी उसकी आखिरी रात बन जाती है। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें सच इतना खतरनाक है कि आखिरी तक आपको यकीन नहीं होगा। तो बिना समय बर्बाद किए जानते हैं भूत बंगला की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे स्टेशन से, जहां तेज बारिश के बीच कुछ लड़के फंसे हुए होते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक अजीब आदमी से होती है। वो उन्हें बताता है कि इस गांव से दुल्हनें गायब नहीं होती, बल्कि उन्हें कोई ले जाता है। फिर वो एक घटना सुनाता है। एक परिवार नई दुल्हन के साथ सफर कर रहा होता है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें मंगलपुर वाले रास्ते से जाना पड़ता है। एक गांव वाला उन्हें, खासकर दुल्हन को, उस रास्ते से ले जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। आगे बढ़ते ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और एक डरावनी ताकत उन पर हमला कर देती है, सभी को मार देती है और दुल्हन को उठा ले जाती है। अगले दिन सिर्फ लाशें मिलती हैं, दुल्हन का कोई पता नहीं चलता। और तभी से ये मान लिया जाता है कि इस गांव से दुल्हनें कभी सुरक्षित वापस नहीं आती। इसके बाद कहानी शहर में शिफ्ट होती है, जहां अर्जुन अपने पिता वासुदेव और बहन मीरा के साथ रहता है। अर्जुन की जिंदगी थोड़ी उलझी हुई होती है, क्योंकि उस पर कर्ज होता है और वो उतना जिम्मेदार नहीं होता। वहीं मीरा अपनी शादी को लेकर सीरियस होती है और राहुल नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन राहुल का परिवार बहुत ज्यादा अंधविश्वासी होता है। उनकी अजीब शर्तों की वजह से शादी की जगह बार बार बदलनी पड़ती है, और यहाँ तक कि वो मीरा की शादी पहले एक पेड़ से करवा देते हैं ताकि उसकी कुंडली ठीक हो सके। दूसरी तरफ अर्जुन कर्ज में डूबा हुआ होता है और उसके पिता साफ कह देते हैं कि वो उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मीरा की शादी के बाद वो उसका सारा कर्ज चुका देंगे। यानी अर्जुन के लिए ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बदलने का मौका थी। और तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब एक लॉयर आकर बताता है कि मंगलपुर गांव में एक बड़ा महल है जो मीरा के नाम पर है। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे इसके बारे में पहले कुछ नहीं पता होता। फिर पता चलता है कि ये महल उनकी माँ के परिवार से जुड़ा हुआ है और अब ये दोनों भाई बहन के नाम पर आ चुका है। अर्जुन तुरंत फैसला करता है कि शादी उसी महल में होगी। मीरा पहले थोड़ा मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। अर्जुन अपने पिता को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते, इसलिए वो खुद भारत जाने का फैसला करता है ताकि वो महल को देख सके। जब वो मंगलपुर पहुंचता है और महल को देखता है तो बाहर से वो काफी पुराना और टूटा हुआ लगता है, लेकिन अंदर जाने पर सब कुछ ठीक मिलता है। वहाँ एक केयर टेकर होता है जो उस जगह की देखभाल करता है। अर्जुन उसे साफ सफाई करने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ शादी करवाना चाहता है, लेकिन केयर टेकर उसे मना करता है और कहता है कि यहाँ शादी करना ठीक नहीं है। वो बताता है कि इस गाँव में शादी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ दुल्हनों के साथ बुरा होता है। अर्जुन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और शादी की तैयारी शुरू कर देता है। वो एक वेडिंग प्लानर को बुलाता है जो अपने साथ लोगों की टीम लेकर आता है, जिनमें एक इलेक्ट्रिशियन भी होता है जिसका नाम बल्ली होता है। बल्ली की हरकतें थोड़ी अजीब होती हैं और उसकी वजह से अर्जुन उससे अक्सर परेशान हो जाता है। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात प्रिया से होती है, जो अपनी बहन के बारे में पता लगाने आई होती है, क्योंकि उसकी बहन भी इसी जगह से गायब हो गई थी। अर्जुन पहले उसे ट्रेन में बचा चुका होता है, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी पहचान होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है और अर्जुन को प्रिया पसंद आने लगती है। और यहीं से कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर बढ़ने लगती है जहां हर चीज पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाली है। महल में काम तेजी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अब माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहता। हर किसी को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। खासकर रात के समय जब सब काम खत्म करके आराम करने जाते हैं, तब खाली गलियारों में हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जब देखने जाओ तो वहां कोई नहीं होता। शुरुआत में सब इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगती हैं। केयर टेकर अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो इस जगह को हल्के में ले रहा है। वो साफ कहता है कि यहाँ पहले भी कई बार शादी की कोशिश हुई है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हुआ है और आखिर में दुल्हन ही गायब हुई है। अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर ये सब होता क्यों है। तब केयर टेकर उसे उस शक्ति के बारे में बताता है जिसे गांव वाले वधूसुर कहते हैं।
वो कहता है कि ये कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ नई दुल्हनों को निशाना बनाती है। वो अंधेरे में ज्यादा ताकतवर हो जाती है और इसी वजह से गांव के लोग रात के समय शादी करने से बचते हैं, बल्कि अपनी शादियां नदी के उस पार जाकर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो शक्ति उस सीमा को पार नहीं कर सकती। अर्जुन इस बात को सुनकर भी पूरी तरह यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि ये सब डर की वजह से बनाई गई कहानियां हैं। वो अपनी तरफ से काम रुकने नहीं देता और जग्गू को कहता है कि जल्दी से सारी तैयारी पूरी करे। जग्गू भी अपने लोगों के साथ काम में लगा रहता है, लेकिन उसकी टीम के कुछ लोग अब डरने लगते हैं, खासकर बल्ली, जिसका व्यवहार अब पहले से ज्यादा बदल चुका होता है। कभी वो अचानक चुप हो जाता है तो कभी बिना वजह किसी पर गुस्सा करने लगता है। अर्जुन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो कई बार जग्गू से कहता है कि वो उसे संभाले, लेकिन जग्गू हर बार बात टाल देता है और कहता है कि काम का प्रेशर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तब बल्ली चुपचाप उठकर बाहर चला जाता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। इस बार अर्जुन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। जग्गू भी उसके साथ हो जाता है। दोनों उसे फॉलो करते हुए महल के पीछे जंगल तक पहुंचते हैं। वहां वही पुराना मंदिर और बड़ा पेड़ दिखाई देता है, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा भारी लगता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा होता है और अचानक पेड़ के आसपास बहुत सारे चमगादड़ घूमने लगते हैं। बल्ली वहीं खड़ा हो जाता है और उसकी हरकतें फिर से बदलने लगती हैं, जैसे वो अपने होश में नहीं है। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चमगादड़ों का झुंड उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। दोनों किसी तरह वहां से भागकर वापस महल आते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं बल्ली फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो बाहर क्यों गया था। ये सब देखकर अर्जुन को पहली बार लगता है कि शायद यहां कुछ सच में गलत है, लेकिन वो अभी भी खुद को समझाता है कि ये सब इत्तेफाक हो सकता है। अगले दिन अर्जुन मार्केट जाता है और वहां उसकी मुलाकात फिर से प्रिया से होती है। वो उसे पिछली रात की घटना के बारे में बताता है और कहता है कि उसने सच में कुछ अजीब देखा है। प्रिया ये सुनकर और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपनी बहन की सच्चाई जानना चाहती है। वो अर्जुन से कहती है कि उसे उस जगह पर फिर से लेकर चले। अर्जुन पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है और दोनों साथ में उस मंदिर की तरफ जाते हैं। रास्ते में अर्जुन कैजुअली अपने फोन से कुछ फोटो लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं माहौल अचानक बदल जाता है। हवा रुक जाती है और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। पेड़ से हल्की हल्की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रिया तुरंत समझ जाती है कि यहां रुकना ठीक नहीं है और वो अर्जुन से कहती है कि उन्हें तुरंत वापस जाना चाहिए। दोनों वहां से जल्दी निकल आते हैं, लेकिन अब अर्जुन के मन में भी डर बैठ चुका होता है। उसी दिन अर्जुन के पास उसके पिता का कॉल आता है और वो उससे नाराज होते हैं कि वो बिना बताए वहां क्यों गया। अर्जुन उन्हें सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो जल्द ही वहां पहुंच रहे हैं और तब तक अर्जुन को एक काम करना होगा। वो उसे कहते हैं कि वो पास के गांव जाकर गुरुजी से मिले और उनसे पूछे कि उस जगह पर शादी करना सही होगा या नहीं। अर्जुन उनकी बात मान लेता है और अगले दिन गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उसे सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि वो अपने एक आदमी को उसके साथ भेजेंगे जो पहले जाकर उस जगह को देखेगा। अर्जुन उस आदमी को लेकर महल आता है। वो आदमी हर जगह ध्यान से देखता है और धीरे धीरे चलते हुए उस बंद कमरे के पास पहुंचता है जो हमेशा बंद रहता है। जैसे ही वो अंदर झांकने की कोशिश करता है, अचानक एक जोरदार ताकत उसे पीछे फेंक देती है। वो डर जाता है और तुरंत समझ जाता है कि यहां कुछ बहुत गलत है। वो अर्जुन से कहता है कि वो तुरंत इस जगह को छोड़ दे और खासकर सूरज ढलने से पहले गांव से बाहर निकल जाए, क्योंकि रात होने के बाद यहां रहना सुरक्षित नहीं होगा। और अगर आपको यहां तक कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो अब तक का सबसे खतरनाक हिस्सा होने वाला है। अब अर्जुन उसे कार में बैठाकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज हवा चलने लगती है और कुछ ही मिनटों में अंधेरा छा जाता है। वो आदमी घबराकर कहता है कि पास में कोई मंदिर होना चाहिए जहां वो सुरक्षित रह सकें। अर्जुन उसे बताता है कि पास में एक शिव मंदिर है और दोनों वहां जाने लगते हैं। अर्जुन किसी तरह मंदिर के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी पीछे रह जाता है और अचानक उसकी चीख सुनाई देती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा होता है।
और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। यह देखकर अर्जुन पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच है। और अब वो जिस जगह पर खड़ा है वहां से निकलना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। उस रात के बाद अर्जुन के अंदर का रवैया पूरी तरह बदलने लगता है। अब वो पहले जैसा हल्के में लेने वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यहां जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ संयोग नहीं है। लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, क्योंकि उसी दौरान मीरा अपने ससुराल वालों के साथ महल पहुंच जाती है और शादी की तैयारियां फिर से तेज हो जाती हैं। अर्जुन उसे अकेले में समझाने की कोशिश करता है कि यह जगह सही नहीं है और यहां कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मीरा उसकी बात को पूरी तरह नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए शादी ज्यादा जरूरी होती है और वो इतने समय से इसी दिन का इंतजार कर रही होती है। ऊपर से राहुल की फैमिली भी अपने पंडित की बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि शादी उसी महल में और उसी समय पर होगी जो तय किया गया है। अर्जुन के पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता जिससे वो सबको यकीन दिला सके, इसलिए वो चुप रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहता है। तभी उसके पिता वासुदेव भी वहां पहुंच जाते हैं और अर्जुन उन्हें सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ है। वासुदेव पहले तो चुप रहते हैं, लेकिन फिर तय करते हैं कि वो गुरुजी के पास जाएंगे ताकि सही सलाह मिल सके। दोनों गुरुजी के पास जाते हैं और वहां जो सच्चाई सामने आती है वो अर्जुन को अंदर तक हिला देती है। गुरुजी बताते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं वो किसी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि सालों से चल रही एक प्रक्रिया का हिस्सा है। वधूसुर नाम की जो शक्ति है उसे पूरी तरह जागने के लिए 12 दुल्हनों की जरूरत होती है और अब तक 11 दुल्हनें इस प्रक्रिया में मारी जा चुकी हैं। मतलब अगली दुल्हन जो भी होगी वो 12वीं हो सकती है और उसी के साथ वो शक्ति पूरी तरह आजाद हो जाएगी। ये सुनकर अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि उसकी बहन खतरे में है। गुरुजी उन्हें सलाह देते हैं कि अगर शादी करनी ही है तो उस दिन के समय जल्दी करवा दिया जाए और फिर तुरंत गंगा नदी के उस पार भेज दिया जाए, क्योंकि वहां वो शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। अर्जुन और वासुदेव इस बात को मान लेते हैं और वापस महल जाकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल की फैमिली इस बात को पूरी तरह खारिज कर देती है, क्योंकि उनके पंडित ने जो मुहूर्त बताया है वो रात का होता है और वो उसी समय पर शादी करने पर अड़े रहते हैं। अब अर्जुन के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर वो शादी रोकता है तो मीरा की जिंदगी पर असर पड़ेगा और अगर शादी होने देता है तो उसकी जान खतरे में है। मीरा भी जिद पर अड़ी होती है और साफ कहती है कि अगर शादी नहीं हुई तो वो किसी और से शादी नहीं करेगी। ये सब सुनकर अर्जुन मजबूर हो जाता है और आखिरकार वो मान जाता है कि शादी उसी समय पर होगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर तय कर लेता है कि वो अपनी बहन को कुछ नहीं होने देगा। इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है जब अर्जुन को अपने परिवार से जुड़ी एक सच्चाई पता चलती है। गुरुजी वासुदेव से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि अर्जुन को सब कुछ बता दिया जाए। तब वासुदेव उसे बताते हैं कि वो उसका असली पिता नहीं है। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ये कैसे हो सकता है। तब उसे बताया जाता है कि असल में उसका जन्म एक ऐसी कहानी से जुड़ा है जिसका संबंध उसी अंधेरी शक्ति से है। वासुदेव बताते हैं कि बहुत साल पहले उनके गुरु दुष्यंत इस जगह की रक्षा करते थे और उनका एक बेटा था माधव। वही माधव धीरे धीरे उस शक्ति के संपर्क में आ गया और एक दिन उसने उसे जगाने की कोशिश कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि उसे बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। उसी दौरान अर्जुन की मां यशोदा उस जगह से दूर चली गई और बाद में अर्जुन का जन्म हुआ। लेकिन असल में अर्जुन माधव का बेटा है, यानी उसका खून उसी इंसान से जुड़ा है जो अब उस शक्ति के कब्जे में है। ये सुनकर अर्जुन अंदर से हिल जाता है, लेकिन वासुदेव उसे समझाते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह पाला है और उसके लिए वही उसके असली पिता है। अर्जुन ये बात समझता है, लेकिन उसके अंदर एक नया डर बैठ जाता है कि कहीं उसका भी उस शक्ति से कोई संबंध तो नहीं है। इसके बाद गुरुजी एक और बड़ा सच बताते हैं कि जो दुल्हनों की मौत हो रही थी उसके पीछे सिर्फ वो शक्ति ही नहीं बल्कि एक इंसान भी है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खुद है।
यह सुनकर अर्जुन और वासुदेव दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उसे अब तक एक अच्छा इंसान समझते थे। गुरुजी बताते हैं कि दुष्यंत अपने बेटे माधव को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो शक्ति पूरी तरह जाग जाएगी तो वो उसके बेटे को छोड़ देगी। इसलिए वो दुल्हनों की बलि दे रहा है ताकि वो प्रक्रिया पूरी हो सके। अब अर्जुन को समझ आता है कि असली खतरा सिर्फ कोई अदृश्य शक्ति नहीं, बल्कि एक इंसान भी है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। यह सच्चाई उसे अंदर से झकझोर देती है, लेकिन अब उसके पास समय नहीं होता, क्योंकि वो रात आ ही जाती है जिसका अर्जुन को डर था। महल पूरी तरह सज चुका होता है और बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग हंस रहे होते हैं, संगीत बज रहा होता है और शादी की रस्में एक एक करके पूरी हो रही होती हैं। लेकिन इस सब के बीच अर्जुन के अंदर बेचैनी लगातार बढ़ रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि असली खतरा अभी शुरू होना बाकी है। वो हर समय मीरा के पास रहने की कोशिश करता है और बार बार उसे समझाता है कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत उसे बताए। मीरा उसकी बात को थोड़ा ओवर रिएक्शन समझती है, लेकिन फिर भी उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करती। दूसरी तरफ राहुल की फैमिली अपने पंडित के बताए मुहूर्त को लेकर बहुत सख्त होती है और बार बार ध्यान दिलाती है कि शादी ठीक उसी समय पर होनी चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता है और रात गहराने लगती है। जैसे ही घड़ी उस तय समय के करीब पहुंचती है, माहौल अपने आप थोड़ा भारी लगने लगता है। अर्जुन को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वो खुद को संभाल कर सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश करता है। आखिरकार शादी की मुख्य रस्में शुरू होती है और कुछ ही समय में पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी रस्म खत्म होती है, उसी पल पूरे महल की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अचानक अंधेरा छा जाता है और कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग घबराने लगते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि यही वो पल है जिसका उसे इंतजार था, और डर भी। वो बिना समय गवाए मीरा को पकड़कर एक कमरे में ले जाता है और उसे एक टॉर्च देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस लाइट को बंद मत करना। मीरा उसकी बात मान जाती है, लेकिन अर्जुन खुद बाहर निकलता है ताकि बाकी लोगों को संभाल सके और स्थिति को समझ सके। बाहर आते ही उसे माहौल पूरी तरह बदला हुआ लगता है और चारों तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो समझ जाता है कि वो चीज आ चुकी है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मीरा खतरे में है। वो तुरंत कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि मीरा गायब है और टॉर्च जमीन पर पड़ी होती है। अब अर्जुन पूरी तरह घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो महल के हर हिस्से में उसे खोजता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं जो इंसानों जैसी लगती हैं, लेकिन साफ नहीं होती। वो उसे इशारों से रास्ता दिखाने लगती हैं। पहले तो अर्जुन डरता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो पहले यहां मारे गए थे और अब उसकी मदद करना चाहते हैं। वो उनके पीछे पीछे चलता है और धीरे धीरे वो उसे महल के पीछे जंगल की तरफ ले जाते हैं, जहां वो पुराना मंदिर होता है। रास्ते में उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि मीरा वहां है और पूरी तरह अपने होश में नहीं है, जैसे किसी के नियंत्रण में हो। सामने दुष्यंत खड़ा होता है और वो किसी तरह की पूजा की तैयारी कर रहा होता है। अब अर्जुन को साफ समझ आ जाता है कि असली खेल क्या है। वो तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन तभी माधव उसके सामने आ जाता है, जो अब पूरी तरह उस अंधेरी शक्ति के कब्जे में होता है। उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और वो अर्जुन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और अर्जुन पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाली ताकत उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। दूसरी तरफ उसी समय वासुदेव और गुरुजी महल में उस बंद कमरे को खोलने में लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहां कुछ ऐसा है जो इस पूरी शक्ति को कमजोर कर सकता है। काफी कोशिश के बाद वो दरवाजा खोल लेते हैं और अंदर जाकर उस पुराने सिस्टम को चालू करते हैं जिसमें मंत्रों की आवाज रिकॉर्ड होती है। जैसे ही वो सिस्टम चालू होता है, चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंजने लगती है और उसका असर तुरंत दिखने लगता है। मंदिर में मौजूद वो शक्ति कमजोर होने लगती है और उसे पूरी ताकत से बाहर आने में दिक्कत होने लगती है। अर्जुन इस मौके का फायदा उठाता है और खुद को संभालकर फिर से लड़ाई में उतरता है। वो आसपास नजर दौड़ाता है
और तभी उसकी नजर उस पेड़ पर जाती है जिसे वो पहले भी देख चुका होता है। उसे अचानक एक बात याद आती है और वो उस पेड़ की एक मजबूत टहनी तोड़ लेता है। जैसे ही वो शक्ति उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, अर्जुन उसी टहनी से उस पर वार करता है। इस बार वार सीधा असर करता है और पहली बार वो पीछे हटती है। अर्जुन हिम्मत नहीं हारता और लगातार हमला करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही वो खत्म होती है, माहौल धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन तभी दुष्यंत आखिरी कोशिश करता है और मीरा को मारने की कोशिश करता है ताकि उसकी योजना पूरी हो सके। अर्जुन तुरंत उसे रोकता है और इस बार बिना रुके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद मंदिर हिलने लगता है जैसे वो टूटने वाला हो। अर्जुन जल्दी से मीरा को संभालता है और उसे लेकर बाहर की तरफ भागता है। किसी तरह वो दोनों बाहर निकल आते हैं और पीछे मंदिर गिर जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अगले दिन सुबह होते ही माहौल फिर से सामान्य लगने लगता है। शादी की बाकी रस्में जल्दी जल्दी पूरी की जाती हैं और मीरा की विदाई कर दी जाती है। सब कुछ शांत तरीके से हो जाता है, लेकिन अर्जुन के अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है। इसके बाद वो प्रिया से मिलता है और उससे अपनी बात कहता है, लेकिन प्रिया उसे मना कर देती है और कहती है कि वो कभी उसके साथ उस मंदिर नहीं गई। ये सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और तुरंत अपना कैमरा चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि वो उस दिन अकेला ही था। यानी जिसके साथ वो गया था वो प्रिया नहीं बल्कि उसकी बहन की आत्मा थी। अब अर्जुन को समझ आ जाता है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है और यही वजह थी कि उसे पहले भी अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। कहानी फिर से उसी रेलवे स्टेशन पर लौटती है जहां वो आदमी 4 लड़कों को ये सब बता रहा होता है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, लड़के उससे पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि ये मानने वाले पर निर्भर करता है। फिर वो वहां से उठकर जाने लगता है और तभी पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन है, जो आज भी उसी जगह पर रहकर अपने असली पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है ताकि वो हमेशा के लिए शांति पा सके। तो ये थी भूत बंगला की पूरी कहानी। अब आपको क्या लगता है, ये सब सच हो सकता है या सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।